नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अर्जुना पब्लिकेशन में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 3 वीडियो में इससे पहले के टॉपिक को पढ़ लिया है। अब इससे हम चर्चित अभियान और इससे आगे के टॉपिक के जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीमांसा में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है चर्चित अभियान। इसके बाद जो है चर्चित पुस्तकें देखेंगे और खेल खिलाड़ियों देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चित अभियान में पहला चर्चित अभियान दिया गया है हर घर तिरंगा अभियान 2024। तो देखिए यह जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अभियान था, हर घर तिरंगा अभियान। तो इसका संचालन 9 से 15 अगस्त 2024 को हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान जारी किया गया है। ये पिछले वर्ष से चल रहा है, 2022 से चल रहा है यह हर घर तिरंगा अभियान, जिसे जो है इस वर्ष भी जारी किया गया। तो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो 9 से 15 अगस्त को स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता है और इसी बीच हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें क्या करते हैं, सभी जो है देश के निवासी सभी जो है अपने घर में जो है तिरंगा फहरा सकते हैं। देखिए विदित हो कि वर्ष 2022 में भारत की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरुआत किया गया था। तो यह जो है 2022 से चल रहा है, याद रखेंगे ना इसे, 2022। तो इस बार जो है तीसरा हो गया, 2023 में दूसरा और ये 2024 का तीसरा हर घर तिरंगा अभियान हो गया। ठीक, अगला देखिए जोहार तिरंगा कार्यक्रम। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 13 अगस्त 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में संस्कृति विभाग द्वारा जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो जोहार तिरंगा अभियान जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यह कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 13 अगस्त 2024 में, और इसमें जो है मुख्यमंत्री जी भाग लिए थे। चलिए अब अगला चर्चित अभियान देखिए। तो एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान, इसका छत्तीसगढ़ में देखेंगे। तो ये बहुत चर्चा में रहा है इस वर्ष, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2024 को किया गया। अब छत्तीसगढ़ में शुभारंभ स्थल है जैव विविधता पार्क नया रायपुर। तो नया रायपुर के जैव विविधता पार्क में इसका शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इसका उद्देश्य है देश में पर्यावरण संरक्षण व हरितिमा को बढ़ावा देना। देखिए 4 जुलाई को मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर दहिमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किया। तो किस वृक्ष को लगाया था उन्होंने? दहिमन वृक्ष को अपने निवास स्थान पे। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, दहिमन वृक्ष 4 जुलाई को स्टार्ट किए थे और उसका जो है विस्तृत तौर पर जैव विविधता पार्क नवा रायपुर में स्थित है, वहाँ 11 जुलाई से इसका शुभारंभ किया, एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान। देखिए इस अभियान को शुरुआत करने का श्रेय जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को स्टार्ट किया दिया था, जिस दिन बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया गया था। तो बुद्ध जयंती पार्क से प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया था। ठीक, तो 5 जून याद रखेंगे और छत्तीसगढ़ में यह जुलाई में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद देखिए इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी एक और अभियान जारी किया गया है इसी के रिस्पेक्ट में। तो एक पेड़ महतारी के नाम, तो इसी के तर्ज पे जो है एक पेड़ महतारी के नाम, एक पेड़ माँ के नाम के तौर पर एक पेड़ महतारी के नाम अभियान मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 अगस्त 2024 को शुभारंभ किया गया है। अपने निवास स्थान से शुभारंभ किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभिनव पहल पर एक पेड़ माँ के नाम का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ महतारी के नाम महाअभियान की शुरुआत की है। तो एक पेड़ माँ के नाम के ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक पेड़ महतारी के नाम अभियान भी मुख्यमंत्री द्वारा 13 अगस्त 2024 को शुभारंभ किया गया है इसका। ठीक, तो ये अभियान चर्चा में है इस वर्ष। अब अगला देखिए पीपुल फॉर पीपल अभियान। तो पीपुल फॉर पीपल अभियान यह क्या है? तो शुभारंभ तिथि है 25 अगस्त 2024। इसमें जो है पीपल का वृक्ष लगाया जाएगा। तो देखिए पीपल फॉर पीपल, लोगों के लिए पीपल वृक्ष। तो ये देखिए इस अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2024 को प्रारंभ किया गया और यह जो है नवीन विधानसभा परिसर नवा रायपुर से किया गया है। अभी नया विधानसभा परिसर बना है, वहां से शुभारंभ करता गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। इसी समय जो है इसका शुभारंभ किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में निर्माण अधीन नवीन विधानसभा परिसर में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया है।
नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक स्थानीय प्रजातियों के बड़े पेड़ रोपे गए हैं। तो 1 लाख से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पेड़ रोपे जाएंगे। तो इसमें जो है मुख्य रूप से पीपल वृक्ष के ऊपर क्या किया गया है, फोकस किया गया है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है पीपल फॉर पीपल। तो पीपल वृक्ष के लिए रिस्पेक्ट है इसका। ठीक, तो चलिए अब अगला है ऑपरेशन शंखनाद। शंखनाद, तो देखिए ऑपरेशन शंखनाद इस वर्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेशन शंखनाद। तो इसमें क्या है, यह जसपुर जिले में संचालित किया गया है और पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा, पशु तस्करी के खिलाफ कार्यवाही। तो देखिए जसपुर से जो है पशु तस्करी करके के उसे झारखंड ले जाता था। तो छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में, झारखंड से लगा हुआ जिला है छत्तीसगढ़ का जसपुर, तो वहां से पशुओं की तस्करी करके कहाँ झारखंड ले जाया जाता था। तो उसी को रोकने के लिए यह क्या ऑपरेशन चलाया गया, शंखनाद ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। तो 7 अगस्त 2024 को जसपुर पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित गांव साई टांगर टोली, तो गांव का नाम याद रखेंगे, साई टांगर टोली में मत्स्यों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शंखनाद के तहत कार्यवाही की गई। शंख नदी के किनारे संचालित होने के कारण इस ऑपरेशन का नाम शंखनाद नाम दिया गया है। तो शंख नदी जो है जसपुर जिले से बहती है, तो इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया है, शंखनाद ऑपरेशन। तो ये याद रखेंगे, शंखनाद ऑपरेशन का संबंध किससे है, पशु तस्करी के खिलाफ कार्यवाही से है। ये पुलिस विभाग द्वारा जसपुर में किया गया ऑपरेशन है। अगला देखिए, घर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी अभियान, सॉरी घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान, यह बीजापुर जिले में संचालित किया गया है। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान, इसका शुभारंभ 16 जुलाई 2024 को हुआ। इसके शुभारंभ करता है श्री केदार कश्यप। तो केदार कश्यप जो है क्या है, ये जो है पर्यावरण मंत्री है, वन एवं पर्यावरण मंत्री, और जो है ये कहाँ के निवासी हैं, नारायणपुर के। तो इनके द्वारा बीजापुर में घर घर पुस्तक और हर घर लाइब्रेरी अभियान की शुरुआत किया गया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है जिले के सभी घरों को न्यूनतम 10 पुस्तकें प्रदान करना। तो बीजापुर जिले में सभी घरों में 10 पुस्तक प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे क्या होगा, पुस्तकों पहुंचाने से जो है फ्री में अगर पुस्तक मिल रहा है तो उनको पढ़ने की जागरूकता बढ़ेगी, उनमें जो है पुस्तक पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। तो बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा नीति आयोग से प्राप्त राशि से लोगों की मांग पर उनके मनपसंद साहित्यकारों की कम से कम 10 पुस्तक प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो हर घर में 10 पुस्तक प्रदान किया जाएगा। यह जो है घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान के मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे यह बीजापुर जिले में संचालित है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, या इसे धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी कहा जाता है। याद रखेंगे जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है। ठीक, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। शुभारंभ स्थल में देखिए राजपुर बलरामपुर जिले का है, राजपुर वहां शुभारंभ किया गया इसका। इस अभियान का उद्देश्य है जनजाति परिवारों को समग्र विकास के साथ साथ बेहतर सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, जिसका हम अभी नाम देखे हैं धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका शुरुआत किया गया है। तो 2 अक्टूबर को कहां से, प्रधानमंत्री जो है हजारीबाग से वर्चुअली जो है इसका शुरुआत किए हैं। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया है। तो 32 जिले, 138 विकास खंड और 6,691 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया है इस अभियान के लिए। ठीक, तो 2 अक्टूबर को बलरामपुर के राजपुर से प्रारंभ किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यह अभियान किसका क्या उद्देश्य है, जनजाति परिवारों को समग्र विकास के साथ साथ बेहतर सुविधा प्रदान करना। चलिए अगला है ऑपरेशन मानसून। तो ऑपरेशन मानसून का संबंध जो है मौसम संबंधी संबंध से है। तो देखिए ऑपरेशन मानसून बस्तर संभाग में चलाया गया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऑपरेशन क्या देखें, शंखनाद देखें, और दूसरा ये हो गया ऑपरेशन मानसून। तो ऑपरेशन मानसून में बस्तर संभाग में इसमें क्या है, उसका उद्देश्य बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ अटैक करना। तो देखिए बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ अटैक करने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया है। प्रदेश के बस्तर संभाग में ऑपरेशन मानसून के तहत हमारे जवान लगातार उफनती नदी, नालों, ऊंचे पहाड़ सहित जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। तो देखिए यह जो है, देखिए मानसून दिख रहा है तो सिर्फ मौसम से संबंधित दिख रहा होगा आपको, परंतु ये देखिए मौसम के संबंध में क्या है, यह बरसात के मौसम में नक्सलियों पर अटैक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन मानसून बस्तर संभाग में नक्सलियों के विरुद्ध बरसात के मौसम में अटैक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगला है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। तो इसका संचालन किया गया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभियान का थीम क्या रहा? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। इसका संचालन नगरीय निकायों में किया गया। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई है। ठीक, तो यह अभियान जो है सभी नगरीय निकायों में चलाया गया है। कब से कब तक? इस तिथि को याद रखेंगे, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से पहले तक के जो है कराया गया। 17 से 2 पूरे 15 दिनों तक चलने वाला जो है यह अभियान था। चलिए अब नया सवेरा अभियान। तो नया सवेरा अभियान यह पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिले में पुलिस विभाग द्वारा इसका उद्देश्य युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना। तो नया सवेरा अभियान, इससे पहले हेलो जिंदगी अभियान चला है, निजात अभियान चला है, जो पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग स्थानों में चलाए गए हैं नशा के विरुद्ध। अब देखिए अब है नया सवेरा अभियान। तो नया सवेरा अभियान की शुरुआत गरियाबंद जिले में संचालित किया गया इसे पुलिस विभाग द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना। देखिए छत्तीसगढ़ में नशा के खिलाफ जागरूकता के संबंध में बिलासपुर, रायपुर और कोरबा इन तीनों स्थानों जिलों में जो है निजात अभियान संचालन किया जा रहा है। तो निजात अभियान जो है पहले अभी भी चल रहा है बिलासपुर, रायपुर और कोरबा जिलों में। इसका भी उद्देश्य यही रहता है नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना। ठीक, तो ये नया सवेरा अभियान भी गरियाबंद में प्रारंभ किया गया है। ये भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ही किया गया है। देखिए इस वर्ष का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यह संपूर्णता अभियान। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है संपूर्णता अभियान में। तो यह प्रदेश में इसका शुभारंभ 5 जुलाई 2024। तो इसका हर एक डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संपूर्णता अभियान का। तो देखिए 5 जुलाई 2024 को प्रदेश में शुभारंभ किया गया। इसके शुभारंभ स्थल बलरामपुर से इसका शुभारंभ किया गया है और शुभारंभकर्ता में है आदिम जाति विकास मंत्री कौन है? श्री राम विचार नेताम। इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया संपूर्णता अभियान का। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश भर के अक्षांशीय जिलों एवं विकास खंडों में 6 प्रमुख संकेतों की परिपूर्णता अर्जित करना। तो देखिए अक्षांशीय जिला कार्यक्रम हमने इससे पहले अक्षांशीय जिलों को पढ़ा था, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के 10 जिले जो है अक्षांशीय जिलों में शामिल है। तो उन 10 जिलों और उन जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी विकास खंडों में 6 प्रकार के संकेतों को परिपूर्ण करना। तो अक्षांशीय जिला घोषित करने के लिए उसके लिए एक संकेतक घोषित किया गया है। उन संकेतों को जो है परिपूर्ण अर्जित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका संचालन इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। तो योजनाओं के माध्यम से उनका संकेतों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। देखिए अक्षांशीय विकास खंड के सूचकांक में ज्ञातव्य है कि अक्षांशीय विकास खंड वे विकास खंड है जो खराब सामाजिक एवं आर्थिक संकटों से प्रभावित होते हैं। उन्हें जो है विकसित करने के लिए अक्षांशीय कार्यक्रम चलाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल है, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले आ जाते हैं। और कौन कौन सा आता है यहाँ? राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। ये जो है 7 जिले जो है किसमें आते हैं? अक्षांशीय जिले कार्यक्रम में। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक के 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है। तो यह नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है संपूर्णता अभियान को, जो कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने तक संपूर्णता अभियान चलाया गया है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है संपूर्णता अभियान, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, आपको और डिटेल के लिए कुछ दूसरे बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो हम कवर करेंगे, फिर इसका भी जो है अलग से वीडियो बना के संपूर्णता अभियान को कवर करेंगे, क्योंकि इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये संपूर्णता अभियान। अगला देखिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना। तो असाक्षर जो 15 वर्ष से अधिक है उन्हें बुनियादी साक्षरता प्रदान करना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह जो है साक्षरता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उल्लास साक्षरता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो 8 सितंबर याद रखेंगे, इस दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी दिन उल्लास साक्षरता केंद्र का मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किससे संबंधित है? 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को बुनियादी रूप से साक्षरता प्रदान करने के लिए।
अब अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। तो बाल विवाह मुक्त करने के लिए इसका शुभारंभ है 10 मार्च 2024 को किया गया है। शुभारंभ स्थल साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। इसका संचालन महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग करता है यूनिसेफ के सहयोग से। बाल विभाग की सूचना अनुविभागीय अधिकारी बाल विभाग की जो सूचना है अनुविभागीय अधिकारी को दिया जा सकता है। पुलिस थाने में महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, सरपंच को, कोटवार को, या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 आदि को दे सकते हैं। तो इन सब में आप जो है बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। यह जो है बाल विवाह रोकने के लिए लाया गया एक अभियान है, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 10 मार्च 2024 से। कम उम्र में शादी लाती पूरी बर्बादी, इसका मेन थीम है बाल विवाह मुक्त अभियान का। कम उम्र में शादी लाती पूरी बर्बादी, इसका थीम रखा गया है। तो देखिए किनको किनको दिया जाता है, यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं 1098, यहाँ दे सकते हैं आप इसका जानकारी। और महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, इन दोनों में। और साथ साथ जितने पदाधिकारी दिए गए हैं, कोटवार, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या क्षेत्रीय बाल विकास विभाग के अधिकारी, पुलिस थाने में दे सकते हैं आप, अनुविभागीय अधिकारी को दे सकते हैं। तो इन सभी के माध्यम से आप बाल विवाह को रोक सकते हैं। चलिए अगला है दस्तक अभियान। तो दस्तक अभियान, इसका संचालन बलौदाबाजार भाटापारा जिले में किया जा रहा है। इसके शुभारंभ करता है टंकराम वर्मा जी। तो टंकराम वर्मा जी द्वारा इसका क्या किया गया, शुभारंभ दस्तक अभियान का। इसका उद्देश्य क्या रहा है, राज्य शासन जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना। तो जो भी जन कल्याणकारी विकास योजना है उसका जो है जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करने के लिए दस्तक अभियान, मतलब दस्तक का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कहीं पहुंच जाना। तो ये जो है लोगों के गांव घर तक के पहुंचेंगे और उन्हें जो है जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की प्रयास करेंगे दस्तक अभियान के माध्यम से। तो इस अभियान के तहत जिले में के प्रत्येक गांव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो गांव का निरीक्षण कर प्रति माह जानकारी को दस्तक ऐप में डाउनलोड करेगा। तो इसके लिए दस्तक ऐप भी प्रारंभ किया गया है दस्तक अभियान के लिए। तो दस्तक ऐप में सब कुछ को अपडेट किया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे आप, जल शक्ति अभियान। वर्षा जल का संचयन करने के लिए किया गया है जल शक्ति अभियान। यह जो है इसका संचालन 9 मार्च से 30 नवंबर 2024 तक के चला है जल शक्ति अभियान। इसका विषय रहा है नारी शक्ति से जल शक्ति। तो इस वर्ष जो है नारी शक्ति से जल शक्ति के थीम पर जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचयन अभियान प्रारंभ किया गया। देश के विभिन्न भागों में पानी की तीव्र कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। तो 2019 से चल रहा है। इस वर्ष का थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। हालांकि कोविड-19 महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2020 में अभियान को लागू नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू किया था। तो कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था इसके स्थान पर 2020 में। अपनी शुरुआत से ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन को कर हर साल लागू किया जा रहा है। तो हर साल यह अभियान चल रहा है। तो देखिए इसी के संचालन में बस्तर जिला में जल जतन तिहार मनाया गया। इसी अभियान के अंतर्गत जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बस्तर जिले में जल जतन अभियान, धमतरी जिले में जल जगार अभियान, इसे हम डिटेल से देखे हैं। गंगरेल डैम जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं, वहां धमतरी जिले में जल जगार अभियान मनाया गया है। उसके बाद दुर्ग जिले में जल सुरक्षा अभियान। तो इसके तहत जो है ये 3 अभियान 3 अलग अलग जिलों में आयोजित किए गए। बस्तर में जल जतन, धमतरी में जल जगार और दुर्ग में जल सुरक्षा अभियान। तो आप याद रखेंगे ये तीनों जो है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित किए गए हैं। चलिए अब ये जो हमारे प्रमुख चर्चित अभियान हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे चर्चित पुस्तकें। तो यहाँ चर्चित पुस्तकों की सूची दिया गया है, आप इसे यहाँ हम एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा सा और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप सबको इसे ट्रिक से याद करा देंगे। देखिए राज्यपाल श्री डेका जी द्वारा विमोचित पुस्तकें। तो 2 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी द्वारा किए गए हैं। तो कौन कौन से पुस्तक हैं आप उनका नाम देख लें। तो सबसे पहले पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की। तो यह जो है डॉक्टर प्रतिभा जैन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की। दूसरा एक छात्र का मुकदमा, डॉक्टर सीमा प्रधान द्वारा लिखा गया पुस्तक है एक छात्र का मुकदमा। तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, प्रतिभा जैन, पहल बहुमूल्य जीवन बचाने का। तो प्रतिभा से पहल होता है, दूसरा सीमा एक छात्र का मुकदमा। तो एक छात्र का मुकदमा डॉक्टर सीमा प्रधान का है। इन दोनों पुस्तकों का विमोचन राज्यपाल जी द्वारा किया गया है।
अब देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचित किए गए पुस्तकों की सूची, तो यहाँ पूछा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तकों को एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से पुस्तकों का विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो सबसे देखिए पहले है, एक लेखक का याद रखेंगे, श्री डूमरलाल ध्रुव। तो इनके द्वारा दो पुस्तक लिखा गया है श्री डूमरलाल ध्रुव द्वारा, लोक जीवन के बदले संदर्भ, और दूसरा है मन के पाखी। यह छत्तीसगढ़ी कहानी का संग्रह है, मन के पाखी लोक जीवन के बदले संदर्भ। दोनों जो है डूमरलाल ध्रुव द्वारा लिखा गया है। हल्बा जाति की वाचिका, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, तो यह दामसाय बघेल द्वारा लिखा गया है, दामेशाय बघेल द्वारा हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं। गाय धर्म और विज्ञान, यह श्रीमती शताब्दी सुबोध पांडे जी द्वारा लिखा गया है। मोदी है तो संभव है, रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा। लोरिक चंदा डॉक्टर पीसी लाल यादव, लोरिक चंदा डॉक्टर पीसी लाल यादव। कोंदा भैरा के गोट, यह सुशील भोले जी द्वारा लिखा गया है, कोंदा भैरा का गोट करते हैं सुशील भोले। चहकत चिरैया श्री अनिल जांगड़े, चहकत चिरैया अनिल जांगड़े। छत्तीसगढ़ महिला कमलकार के ले मुँह चाही, तो यह जय भारती चंद्राकर द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जय भारती चंद्राकर। छत्तीसगढ़ महिला कलमकार ले मुहन चाही, तो यह लिखा गया है भारती चंद्राकर। डोकरी दाई के कहनी श्री सेवक राम बांधे। गिरवर गोट गीत गजल श्री गिरवर दास मानिकपुरी, तो गिरवर दास मानिकपुरी गिरवर गोट गीत गजल। गोदावरी डॉक्टर शैला चंद्रा। कठवा डॉक्टर किशन टंडन। पुरखा के सुरता, तो पुरखा के सुरता कर रहे हैं ओम प्रकाश साहू। उसके बाद देखिए पुरखौती, पुरखौती का लेखक कौन है, लोकनाथ साहू तलकार। तो पुरखौती लिखा गया है लोकनाथ साहू तलकार के द्वारा। रिया के चाय, तो श्रीमती धनेश्वर सोनी गुल के द्वारा लिखा गया है। धनेश्वरी और रिया दो मित्र हैं, उन्होंने रिया के चाय पे चर्चा किया है। सौंजिया के दिन बहुरंगे, सौंजिया के दिन बहुरंगे, यह अमोल दास टंडन का है। दिव्यांगता चुनौती से अवसर तक, तो इसे हम पहले भी देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं इसको। तो यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लेखक हैं श्रीमती के शारदा। इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा। तो दिव्यांगता चुनौती एक से अवसर तक के, इनके साथ साथ इनके द्वारा प्रीति सांडियाल और अभिनव मिश्रा, तो इन तीनों के द्वारा लिखा गया है दिव्यांगता चुनौती से अवसर तक। छत्तीसगढ़ की विभूति, यह जागेश्वर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन टंकराम वर्मा जी द्वारा किया गया है। इन दोनों पुस्तक जो है मुख्यमंत्री द्वारा इसका विमोचन नहीं किया गया है दोनों का। तो देखिए पहला छत्तीसगढ़ की विभूतियां, यह जागेश्वर प्रसाद, ये किनके द्वारा विमोचन, टंकराम वर्मा जी द्वारा। और दूसरा हल्बी बाल बोधिन, यह लतेल राम नाइक द्वारा लिखा गया है और इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, हल्बी बाल बोधनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं किया गया है इसका विमोचन, जिसके लेखक हैं लतेल राम नाइक। तो ये छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ष जो प्रमुख चर्चित में रहे पुस्तक हैं उनकी सूची दिया गया है। अब चलिए अगला जो है यहाँ खेल खिलाड़ियों के संबंध में पढ़ेंगे, क्या क्या खेलों में छत्तीसगढ़ की क्या स्थान प्राप्त किया है और यहाँ कुछ खेल आयोजित किए गए हैं, उन खेलों को देखेंगे और उसके संबंधित जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके संबंध में भी यहाँ हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला खेल क्या है, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग, जिसे तलवारबाजी के नाम से जानते हैं, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन किया गया है 12 से 19 जुलाई 2024 को न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड इसका मेजबान देश था। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ के पदक विजेता हैं रीबा बेनी व रूपाली साहू। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे आप, रीबा बेनी व रूपाली साहू, इनका संबंध तलवारबाजी या फिर फेसिंग से है। ठीक, छत्तीसगढ़ के तलवारबाजी खिलाड़ी रीबा बेनी रायपुर से हैं और रूपाली साहू बिलासपुर से हैं। इन्होंने तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को रजत पदक दिलाया है। तो इनके द्वारा क्या सिल्वर मेडल जीता गया है जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2024 में। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। रीबा बेनी रूपाली साहू तलवारबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। रीबा रायपुर की हैं और रूपाली बिलासपुर की हैं। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है इसके संबंध में। अगला है चौथा एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय रायपुर राष्ट्रीय खेल 2024। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, यह राष्ट्रीय खेल है। इसके अंतर्गत जो है 14 से 20 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ में इसका मेजबानी किया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। तो इसमें कुल शामिल खेल रहते हैं 22, तो 22 खेल शामिल रहते हैं, जिसमें एकल एवं युगल खेलों की संख्या 15 है एवं सामूहिक खेलों की संख्या जो है 2 है। अपरिहार्य कारणों से चतुर्थ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल के आयोजन को स्थगित किया गया है। अब इसका आयोजन जनवरी माह में संभावित है। तो होने वाला था ये 14 से 20 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला था, परंतु इसे स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन नहीं हो पाया है, हो सकता है कि यह जो है जनवरी माह में हो जाए।
अगला देखिए 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसका आयोजन 16 से 20 अक्टूबर 2024 को रायपुर में हुआ था। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में जो है सूर्य कुमार यादव, भारतीय क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, वे आए थे। और इनके समापन समारोह में मनु भाकर, जो अभी निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीती हुई हैं, मनु भाकर, वे जो है समापन समारोह में आई हुई थी। और सूर्य कुमार यादव जो है उद्घाटन समारोह में आए हुए थे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। तो इसकी पदक तालिका में देखें तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। तो छत्तीसगढ़ पहले ही स्थान पे है भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में, 97 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 33 कांस्य पदक के साथ। वही देखिए दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1992 से हो रहा है। इस वर्ष का जो है 27वां संस्करण है। यह प्रदेश में तीसरी बार संपन्न हुआ है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में तीसरी बार संपन्न हुआ है यह खेल। विदित हो कि आगामी 28वां अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता जो है उत्तराखंड में होने वाला है। तो अगला है ये 27वां रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, अगला 28वां कहाँ होने वाला है, उत्तराखंड में। ठीक, तो याद रखेंगे इसमें पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, इसमें 97 स्वर्ण, 44 रजत और 33 कांस्य हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन किया गया 24 से 26 अक्टूबर 2024 को नए रायपुर में। इसमें 20 राज्यों द्वारा भागीदारी लिया गया है। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी थे। पदक तालिका में पहले स्थान पर पंजाब और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। तो देखिए दूसरा खेल है ये नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप, जिसका आयोजन जो है नया रायपुर में किया गया। तो यह पहला अवसर था जब नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो पहली बार जो है नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। फेयरवे गोल्फ व लेक रिजॉर्ट में इसका आयोजन किया गया है। तो फेयरवे गोल्फ व लेक रिजॉर्ट है, वहां इसका आयोजन किया गया है रायपुर में। तो पदक तालिका भी याद रखेंगे, पहला है पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र है। इसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी शामिल थे और 20 राज्य जो है इसमें भाग लिए थे। 3 दिवसीय चला है यह कार्यक्रम 24, 25 और 26 अक्टूबर को। ठीक, तो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप आप याद रखेंगे इसे। दूसरा है सीएम ट्रॉफी इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैलेंज। तो सीएम ट्रॉफी इंडिया नेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024, इसका आयोजन 12 से 17 नवंबर 2024 को आयोजन स्थल आई आई स्पोर्ट्स अरीना मोआ रायपुर में है। तो आई स्पोर्ट्स अरीना मैदान में किया गया। शामिल है 10 देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल थे। विजेता में देखिए तो पुरुष एकल में मिथुन मंजूनाथ जो है तो एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसके पुरुष एकल विजेता मिथुन मंजूनाथ। महिला एकल विजेता में रक्षिता श्री संतोष रामराज महिला एकल विजेता है। और पुरुष युगल में देखिए हरिहरन आमसा करुणन और रूबन कुमार रेथिनान सेनापति। तो ये जो है युगल पुरुष में विजेता है। और महिला युगल में आरती सारा सुनील व वर्षिणी शिवनाथ श्री, इन दोनों द्वारा विजय किया गया है। और मिश्रित युगल में देखिए तो मिश्रित युगल में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल रहता है, उनका मिश्रित युगल होता है। इसमें रोहन कपूर और रुथविका, इन दोनों की जोड़ी ने जो है जीते हुए हैं गोल्ड मेडल को, रोहन कपूर और रुथविका शिवनी मिश्रित युगल में। तो एकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एकल को याद रखेंगे। एकल पुरुष में मिथुन मंजूनाथ और महिला एकल में रक्षिता श्री संतोष रामराज। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियन है, 12 से 17 नवंबर को आयोजित किया गया आई स्पोर्ट अरीना मैदान रायपुर में। 10 देशों के प्रतिभागी भाग लिए हैं। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा किया कि राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो इस खेल के दौरान ही सीएम मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 3 करोड़ और रजत पदक जीतेगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतेगा तो 1 करोड़ का पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। अगला देखिए राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024। तो इसका आयोजन किया गया है 29 अगस्त 2024 को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। तो यह राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें मुख्य अतिथि थे श्री विष्णुदेव साय जी। इसका पुरस्कार जो है 2021-22 और 22-23 हेतु दिया गया है। तो इस पुरस्कार को 2021-22 और 22-23 हेतु दिया गया है। तो कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उसे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। तो यह शहीद राजीव पांडे पुरस्कार
यह जो है 2021-22 के लिए 6 लोगों को दिया गया, 22-23 के लिए 4 लोगों को दिया गया। टोटल 10 पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें पुरस्कृत राशि क्या होता है, 3 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि होता है। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। दूसरा है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। यह 2021-22 के लिए 6 लोग और 22-23 के लिए 7 लोगों को, यह इसमें 1.5 लाख रुपए राशि दिया जाता है। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार 21-22 के लिए 2, 22-23 के लिए 1, इसमें भी 1.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। शहीद पंकज विक्रम सम्मान, यह 11 लोगों को दिया गया 2021-22 में, 22-23 के लिए 15 लोगों को, और इसमें अनुदान जो पुरस्कार की राशि होती है वो 25,000 होता है। शहीद विनोद चौबे सम्मान, यह 5 लोगों को दिया गया और इसमें भी 5 लोगों को दिया गया है। इसमें 25,000 रुपये पुरस्कृत राशि दिया जाता है। अब ये जो है लास्ट है मुख्यमंत्री ट्रॉफी, यह 21-22 के लिए 11 लोगों को और 22-23 के लिए 24 लोगों को दिया गया है। इसमें कोई राशि नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी में मात्र एक जो है पदक दिया जाता है। ठीक, तो इतने सभी जो है राज्य खेल अलंकरण जो है इतने खिलाड़ियों को दिए गए हैं। चलिए अगला है उत्कृष्ट खिलाड़ी के चयन हेतु कमेटी गठित। तो छत्तीसगढ़ में जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य शासन के द्वारा कमेटी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, और इसके सदस्य के रूप में केदार कश्यप, टंकराम वर्मा और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को चुना गया है। तो केदार कश्यप मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन के, टंकराम जो है मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग के, तो इन्हें जो है सदस्य के रूप में चुना गया है और अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी रहेंगे। इनका प्रमुख कार्य क्या रहेगा, प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करके जो है इस कमेटी में किया जाएगा। विद्यार्थियों की शासकीय विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के लिए 2% नौकरी आरक्षित होता है। तो 2% नौकरी जो है स्पोर्ट कोटा के लिए आरक्षित रहता है। चलिए अगला अब यहाँ दिया गया है चर्चित खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। तो इस वर्ष जो है कौन कौन से खिलाड़ी चर्चित रहे हैं उनके संबंध में यहाँ जानकारी है। तो देखिए आईपीएल 2024 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर, तो इस वर्ष जो है 2 क्रिकेटर जो है मेगा ऑक्शन में सिलेक्ट किए गए हैं। तो आईपीएल 2025 के लिए आयोजित आगामी आईपीएल का मेगा ऑक्शन छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों का रिटेन किया गया है। तो जो पहले ही 2 खिलाड़ी थे उन्हीं को रिटेन किया गया है, जिसमें पहले हैं शशांक सिंह। तो शशांक सिंह किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी थे, पहले भी थे, तो इस वर्ष भी उन्हें रिटेन किया गया है किंग्स 11 पंजाब में शशांक सिंह को। और इनको जो है कितने मिल रहा है इस वर्ष, 5.5 करोड़ रुपए का इनका ऑक्शन प्राइस मिला। तो 5.5 करोड़ रुपए में शशांक सिंह, तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बन गए शशांक सिंह। उसके बाद देखिए दूसरे हैं अजय मंडल। अजय मंडल दिल्ली कैपिटल द्वारा फिर से इसे रिटेन किया गया है, दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं अजय मंडल। यह जो है इनका प्राइस कितना रहा ऑक्शन में, 30 लाख रुपए। ठीक, तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, शशांक सिंह और अजय मंडल द्वारा फिर से रिटेन किया गया है। दूसरे देखिए रीवा बेनी। तो रीवा बेनी से पहले हम देखे हैं न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जो है इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो रीना बेनी संबंध खेल याद रखेंगे, रीवा बेनी का तलवारबाजी कौन से जिले से है, रायपुर जिले से हैं। इन्होंने जुलाई 2024 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग तलवारबाजी में 2024 में रायपुर छत्तीसगढ़ की रीवा बेनी ने रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो सिल्वर मेडल जीता गया है इनके द्वारा। इसके बाद देखिए आकांक्षा रानी। तो आकांक्षा रानी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, जसपुर की निवासी है आकांक्षा रानी। तो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय जसपुर जिले की क्रिकेटर है। तो ये जो है इस टीम से खेलती है, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की टीम जसपुर जिले की। इन्होंने क्रिकेटर आकांक्षा रानी ने बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक रन बनाई हैं। तो इन कौन से खेल में बीसीसीआई द्वारा अंडर 19 T20 ट्रॉफी रखा गया है, उसमें छत्तीसगढ़ की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है आकांक्षा रानी। चलिए अगले है अनुप्रिया खेमका। अनुप्रिया खेमका, इनका संबंध फुटबॉल से है। अनुप्रिया खेमका का छत्तीसगढ़ की बेटी अनुप्रिया खेमका अक्टूबर 2024 में चीन के साउथ किंगसन यहाँ आयोजित किया गया था 9वें विश्व कप वुडबॉल। तो वुडबॉल आयोजित किया गया था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था चीन में। विदित होगी अनुप्रिया कलिंगा यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रही है। तो एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी से, और इन्हें वुडबॉल प्लेयर से संबंधित है। वुडबॉल और कहाँ, चीन में जो खेल हुआ था 9वां विश्व कप वुडबॉल से संबंधित, उसमें भाग लिया था भारत की ओर से। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख खिलाड़ी हैं, इनके संबंध में याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया। यह जो है आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग होता है, उसी के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियम लीग का आयोजन किया जाता है। इसका ये आयोजन 7 से 16 जून
2024 के मध्य हुआ है। 7 से 16 जून। आयोजन स्थल शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में। कुल शामिल टीम तो 6 टीम शामिल थे। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेटर जो अभी संन्यास ले चुके हैं सुरेश रैना, उन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और देखिए विजेता टीम कौन सा रहा, रायपुर राइनोज। तो रायपुर का टीम है ये, रायपुर राइनोज के नाम से यह जो है विजेता रहे हैं। इसके कप्तान का नाम याद रखेंगे अमनदीप खरे। विदित हो कि बिलासपुर बुल्स के कप्तान, तो बिलासपुर बुल्स के कप्तान है शशांक सिंह। इन्होंने सेमीफाइनल में चोटिल होने के कारण इन्हें चोट लग गया था, इस कारण यह डग आउट हो गए थे। उनके जगह में फाइनल मैच में आयुष पांडे द्वारा कप्तानी की गई थी। तो देखिए ये शशांक है सिंह है जो आईपीएल के मेगा ऑक्शन में किसकी ओर से खेलते हैं, पंजाब 11 की ओर से खेलते हैं शशांक सिंह। तो ये जो बिलासपुर बुल्स के कप्तान है। तो यहाँ टीम दो जो 6 टीम शामिल होते हैं उन 6 टीमों का यहाँ नाम दिया गया है। तो देखिए पहला जो है इस वर्ष की विजय रहे रायपुर रायंस, इनके कप्तान अमनदीप खरे। दूसरा बिलासपुर बुल्स कप्तान है शशांक सिंह। तीसरा है सरगुजा टाइगर्स, इसके कप्तान आशुतोष सिंह। और चौथा है बस्तर बायसंस, इसके कप्तान है शशांक चंद्राकर। और राजनांदगांव पैंथर्स, इसके कप्तान अजय मंडल। तो अजय मंडल भी जो है मेगा ऑक्शन आईपीएल की मेगा ऑक्शन में चयन हो गया है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अजय मंडल। तो ये कहाँ की कप्तान है, राजनांदगांव पैंथर्स के। और अगला है रायगढ़ लॉयंस। तो रायगढ़ लॉयंस, इसके कप्तान है शुभम अग्रवाल। देखिए इन 6 टीमों का जो है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में जो है प्रतियोगिता होता है। अब अगला देखिए 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 को होगा। मतलब अभी 19 से 31 जनवरी, तो ये 6वें का है, वो हो चुका है 2024 में, जिसमें मेजबान राज्य तमिलनाडु था। शुभंकर क्या था इसमें, वीरा मंगई वेलु नचियार, इसके शुभंकर था वीरा निगई वेलु नचियार। फ्यूचर इज हियर। कुल शामिल खेल 26 खेल शामिल थे। प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कुल 158 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का स्थान देखें तो छत्तीसगढ़ जो है 25वें स्थान पे है, जिसमें कुल पदक 8 पदक के साथ छत्तीसगढ़ 25वें स्थान। तो याद रखेंगे यह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम है, जिसका 6वां संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र 158 पदक के साथ और 25वें स्थान पर है छत्तीसगढ़ कितने, 8 पदक के साथ। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से 8 पदक जीते हैं उनकी सूची यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए मोनू नेताम, इन्हों के द्वारा 2 पदक जीते गए हैं। तो 2 सिल्वर पदक जीते गए हैं और पदक 8 मिले हैं। उनमें देख लीजिए इनमें से जो है 6 क्या है, सिल्वर है और 2 जो है कांस्य है 8 में से। तो सिल्वर कौन कौन, मोनू नेताम द्वारा 2 सिल्वर पदक जीता गया है पोलखम अप्रेटिस चैंपियनशिप में और ऑलराउंड मलखम चैंपियनशिप में मोनू नेताम द्वारा। दूसरा ऋतिक कुमार कपालीपट्टुम में रजत पदक, मनु यादव कुश्ती में रजत, अभिषेक निषाद कुश्ती में रजत। बालिका वर्ग जो है में तलवारबाजी फेसिंग में, तो बालिका वर्ग की बालिका टीम जो है तलवारबाजी फेसिंग में रजत पदक जीते हैं। उसके अलावा कांस्य पदक मानु ध्रुव जो है हैंगिंग मलखम अप्रेटिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं मानु ध्रुव। और रीबा बेनी तलवारबाजी में कांस्य पदक जीती हुई है रीबा बेनी। ठीक, तो इन 8 खिलाड़ियों द्वारा 8 पदक जीते गए हैं किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वां संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया था उसमें। ठीक, तो ये हो गया अब खेल से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से। अब अगला देखिए मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। तो जो चर्चित मोबाइल ऐप है नए जो लॉन्च किए गए हैं इस वर्ष मोबाइल ऐप और पोर्टल, उसका यहाँ दिया गया है सूची और जो जानकारी है उसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल, तो पीएम सूरज का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसे भी याद रखेंगे। तो पीएम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पीएम, उस सूरज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। तो पीएम सूरज का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, इसका फुल फॉर्म है। इस पोर्टल का उद्देश्य दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान व समृद्ध बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए यह पोर्टल को निर्माण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पात्र लोगों को ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। बिजनेस के लिए पोर्टल के जरिए लोगों को 15 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए स्वागतम पोर्टल। स्वागतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, आम जनता के मंत्रालय प्रवेश की प्रक्रिया को सरल व सुविधाजनक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
तो देखिए, स्वागतम पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लिया जाएगा इसमें। तो आम जनता जो है मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया करने के लिए इसमें जो है अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा का उद्देश्य, व्यक्तिगत जानकारी और मिलने का समय दर्ज करने पर तुरंत पुष्टिकरण संदेश और प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा स्वागत पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्रालय के मंत्री से मिलने के लिए। देखिए, अब चलिए, अब जो और अन्य जो ऐप हैं वो ये चर्चा में रहे हैं, किस विभाग से संबंधित है उनके संबंध में कुछ जानकारी है, उन्हें हमें याद रखना है। तो देखिए, एप्स का नाम में देखिए बस संगवारी ऐप। तो बस संगवारी ऐप यह परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या बस की समय सारणी और रूट की जानकारी प्राप्त होता है। तो बस संगवारी ऐप है, उसमें बस की समय सारणी और बस किस रूट से जाने वाले हैं उसका जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है सुगम, यह राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। तो सुगम ऐप में जो भी रजिस्ट्री किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होगा उसमें दिया रहता है, और पारदर्शिता लाने के लिए किनके नाम पे कौन सा रजिस्ट्री किया गया है वो सब दिखाया जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह ऐप लाया गया है। दूसरा देखिए मनपसंद यह आबकारी विभाग के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए ये जो है मदिरा दुकानों में मदिरा की उपलब्धता के ब्रांड लेवल, दुकान कीमत अनुसार उपलब्ध सर्च ऑप्शन के ऑनलाइन जानकारी प्रदान किएगा। अब देखिए, कोई भी जो है शराब दुकान में आप देख पाएंगे कौन से ब्रांड का शराब है, उस दुकान में उसकी क्या कीमत है, ये सब जो है इस ऐप में के माध्यम से दिखाया जाएगा। मनपसंद ऐप या आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए दामनी ऐप। दामनी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के द्वारा जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी। तो याद रखेंगे दामनी में क्या मिलेगा, आकाशीय बिजली के पूर्व अनुमान की जानकारी प्राप्त होता है। और वैसे ही दूसरा है मेघदूत ऐप, यह राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें क्या होगा, मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त होगा। तो दामनी में बिजली से पूर्व की पूर्वानुमान की जानकारी, अगर बिजली आ रहा है तो उसका पूर्वानुमान, और मेघदूत में क्या मौसम संबंधी सटीक जानकारी दिया जाएगा। अगला है चक्षु एवं संचार साथी। तो यह जो है दूर संचार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, चक्षु एवं संचारी साथी, साइबर फ्रॉड व अपराध को रोकने के उद्देश्य से। अगला है मेरी पंचायत, पंचायत विभाग द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में किए जाने वाले समस्त विकास कार्यों और खर्च की जानकारी के लिए मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है पंचायत विभाग द्वारा, ताकि इसमें भी पारदर्शिता आ सके, किस काम के लिए कितना खर्च किया गया है सभी जो है इस ऐप में अपलोड करना होता है। ठीक, तो ये जो है इस वर्ष चर्चित प्रमुख ऐप है और पोर्टल है। देखिए, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में निर्वाचन। तो लोकसभा निर्वाचन हुए हैं और इससे पहले जो पिछले वर्ष विधानसभा निर्वाचन उनको भी पढ़ेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अभी जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले के जितने वीडियो हुए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।